एक रेस्टोरेंट में अचानक एक नरक से आई ऐसी आत्मा प्रकट हो गई जो मृत्यु को अपना भोजन बनाती थी। वह दानव बड़ी तेजी से भीड़ के बीच इधर उधर घूमता हुआ उपयुक्त शिकार तलाश कर रहा, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ बैठे ग्राहक अब भी हंसी झाक में लिप्त थे, मानो उन्हें उस भयानक उपस्थिति का कोई एहसास ही नहीं हुआ हो। केवल रसोइया थॉमस की नजरें बेचैनी से उस दानव की हर हरकत पर टिकी हुई थी। वह डर रहा था कि कहीं वह दानव उसे ना देख ले, लेकिन तभी वह दानव थॉमस की प्रेमिका में खास दिलचस्पी लेने लगा। संकट की घड़ी में थॉमस ने बहाना बनाते हुए उसे एक हवाई चुंबन फेंका, जिससे उसका ध्यान भटक गया और उसकी प्रेमिका वहां से निकल पाई। लेकिन अब वह दानव थॉमस के पास पहुंच गया, यह जांचने कि क्या वह उसे देख सकता है। नहीं, थॉमस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन अपने यन यांग वाली आंखों को छिपाने के लिए वह शांति का दिखावा करता रहा, क्योंकि ये आत्माएं अधूरी इच्छाओं वाली भूतों से अलग होती हैं। ये मृत्यु से ठीक पहले आने वाले दुर्भाग्य को खाकर जीवित रहती हैं। अगर इन्हें पता चल जाए कि कोई इंसान इन्हें देख सकता है तो यह किसी न किसी तरह से उसकी मृत्यु सुनिश्चित कर देती है। सौभाग्य से थॉमस बचपन से ही ऐसी आत्माओं को देखने का अनुभव रखता था और जानता था कि कैसे उन्हें अनदेखा करने का नाटक करना है। अपनी बेहतरीन अभिनय क्षमता से वह इस बार की भी परीक्षा में पास गया, लेकिन खतरा टला नहीं था। जैसे ही उसकी प्रेमिका ने अपनी सीट छोड़ी, दानव ने फिर से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वह उसे अंतिम शिकार बनाने ही वाला था कि तभी एक आदमी, एक सूट पहने व्यक्ति दरवाजा खोलकर अंदर आया। उस व्यक्ति के शरीर से उठती मृत्यु की गंध ने दानव को मंत्रमुग्ध कर दिया और वह तुरंत अपना लक्ष्य बदल बैठा। थॉमस को समझ में आ गया कि किसी भी बड़ी त्रासदी के पहले यह आत्माएं जरूर दिखाई देती है, क्योंकि इनकी गंध आपदा को पहले ही भांप लेती है। सूट पहने उस व्यक्ति के दिमाग में भरे शैतानी विचार इतने भयंकर थे कि एक नहीं बल्कि कई दानव उसकी ओर खींचते चले आए। वे सभी उसकी आत्मा के अंधकार को और अधिक भड़काने लगे। थॉमस ने इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में दानवों को एक साथ कभी नहीं देखा था। यह तय था कि अब इस छोटे से शहर में भयंकर नरसंहार होने वाला है। वह जान गया कि यह आदमी कोई भयानक योजना बना रहा है। थॉमस उसका पीछा करते हुए एक शॉपिंग मॉल तक पहुंचा। वह आदमी जैसे ही एक कोल्ड ड्रिंक शॉप में गया और 2 बकेट मिठाइयां ली, सभी दानव वहीं रुक गए और थॉमस उपस्थिति को महसूस करने लगे। थोड़ी देर विचार करने के बाद उन्होंने मानो किसी आदेश का पालन करते हुए नरक के द्वार खोल दिए और एक एक कर उसमें समा गए। थॉमस को समझ आ गया कि मामला बहुत गंभीर है। वह स्कूटर पर सवार होकर सूट वाले आदमी का पीछा करते हुए एक दूरस्थ केबिन तक पहुंचा। जब वह आदमी घर से बाहर गया तो थॉमस ने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। अंदर सब बिखरा पड़ा। मेज पर रखे ऐशत्रे में 3 अलग अलग ब्रांड की सिगरेटें थी, जिससे साबित होता था कि उस आदमी के और भी साथी थे। तभी अचानक कमरे में एक ठंडी लहर चली और एक कमरे के अंदर से आत्माओं की कराह सुनाई देने लगी। बर्फीली हवा ने सारा वातावरण जमा दिया। थॉमस डरते डरते जमी हुई दरवाजे की कुंडी खोली और अंदर गया। वहाँ सभी पालतू जानवर जम चुके थे और दीवार पर एक चमकता हुआ काला चिन्ह उभरने लगा। उसकी जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया कि वह उसमें हाथ डाले। हाथ डालते ही वह काली वस्तु पूरे कमरे में फैल गई। थॉमस भागना चाहता था, लेकिन काले बेलनुमा जीव उसे निगलने लगे। उसने जान बचाकर दरवाजे छलांग लगाई और छिप कर देखा। अब अनेक दानव उस कमरे में एकत्रित हो चुके थे। थॉमस को एहसास हुआ कि नरक का द्वार यहीं से खुला है और इसका स्रोत यह घर और इसका रहवासी है। उसने वापस उसी कमरे की जांच की जहां पहले जानवर जम गए थे। अब वे फिर से जीवित दिखने लगे और दीवार पर मृतकों की तस्वीरों की भरमार थी। थॉमस को यकीन हो गया कि यह आदमी एक सीरियल किलर है। तभी उसे डेस्क पर रखे कैलेंडर में से 15 तारीख की पत्ती गायब मिली। वह जान गया कि अगली सुबह कुछ भयावह होने वाला है, लेकिन कहां और कैसे यह भी रहस्य था। उसी समय सूट वाले आदमी का साथी बंदूक की मांग करता हुआ लौट आया। थॉमस को खिड़की से भागना पड़ा। नीचे उसके पालने वाले 2 चिहुआवा कुत्ते उस पर भौंकने लगे, लेकिन वह छत पर चढ़ गया और छुप गया। उसने तुरंत शेरफ को सब बताया। शेरफ जो थॉमस की यन यांग दृष्टि को जानता था और उसके द्वारा पहले हल किए गए कई मामलों से वाकिफ था, उस पर भरोसा करता था। उसने थॉमस को कहा कि वह खुद कुछ ना करें और नए पुलिस अफसर निक को उस आदमी की जानकारी जुटाने भेजा। शेरफ ने कहा कि वह सूट वाले आदमी पर नजर रखेगा और थॉमस को अपनी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने को कहा। लेकिन जैसे ही वे दोनों चर्च की छत पर भोजन कर रहे थे, सूट वाला आदमी वहां पहुंच गया। इस बार बेहद क्रोधित और विकृत रूप में। थॉमस उसे देखकर सहम गया और प्रेमिका को लेकर चर्च के अंदर भागा। जैसे ही वे एक गुप्त दरवाजे से बाहर निकलना चाहते थे, एक यीशु की मूर्ति काम लगी और उन्होंने वहां से भागकर स्कूटर पर बैठते हुए जान बचाई। शेरफ जब वहां पहुंचा तो सब कुछ तहस नहस मिला, लेकिन सूट वाले आदमी का कोई नामो निशान नहीं था। कोई उंगलियों के निशान भी नहीं थे। हो सकता है जो थॉमस ने देखा वह जिंदा आदमी नहीं था। जैसे ही वह अपने घर लौटने लगा, थॉमस को कुछ बिना चेहरे वाले भूतों ने घेर लिया। आत्माएं किसी अनजानी शक्ति से अपनी पहचान खो चुकी थी और थॉमस से मदद की गुहार लगा रही थी। वे उसे उठाकर एक जगह ले जाने लगे, लेकिन तभी पीछे से गोली चली और आत्माएं मारी जाने लगी, मानो कोई उसी दर्दनाक हत्याकांड को दोबारा जी रहा। थॉमस भी उस दर्द को महसूस करने लगा, लेकिन फिर भी आत्माएं उसे बचाने
के लिए उसे एक बिस्तर पर लिटा गई। अगली सुबह वह अचानक जाग गया। सब सपना नहीं था बल्कि आत्माओं की चेतावनी थी। वह तुरंत एक बॉलिंग एली पहुंचा जहां उसने सपने में देखी आत्माओं की वर्दी जैसी वर्दी पहने कर्मचारियों को देखा, लेकिन वहां कोई आत्मा नहीं थी। यह तय था कि घटना वहां नहीं होगी। तभी उसे अपनी साथी ब्लैक गर्ल की बात याद आई जिसने एक डरावना सपना देखा था। वह उसके घर गया और अपनी माध्यम क्षमता का प्रयोग करते हुए उसकी स्मृति में छिपे उस भयावह दृश्य को फिर से उजागर किया। एक प्रयास की भावना से थॉमस जल्दी से जल्दी ब्लैक माइक के घर पहुंचता है। वह अपनी आत्माओं से बात करने की शक्ति का इस्तेमाल करके उसकी उस डरावनी सपने की यादें फिर से जगाने की कोशिश करता है। ब्लैक माइक के वर्णन से थॉमस को पता चलता है कि आपदा वाले स्थान पर बहुत सी झिलमिलाती रोशनियां थी। उसने स्पष्ट रूप से एक घूमने वाले झूले करोसेल के आसपास पुराने जमाने बच्चों की धुनें सुनी। फिर आए पागलपन भरे दर्शकों की चीख पुकार, एक विशाल फव्वारा और हर ओर फैले शव और खून। ब्लैक में इन भयावह दृश्यों से डरकर सपना बीच में ही छांक गई और देर तक सामान्य नहीं हो पाई। लेकिन मौजूदा सुरागों से वे कत्लेआम का सटीक स्थान बिल्कुल भी नहीं जान पा रहे। परेशान होकर थॉमस ने प्रस्ताव रखा कि वे ब्लैक माइक के दोनों बच्चों की स्थिति जांचे, पर जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि कई दुष्ट आत्माएं बच्चों के चारों ओर मंडरा रही थी, मानो उन्हें बच्चों से उड़ती मृत्यु की गंध बहुत प्रिय हो। इन अशुभ प्राणियों को फिर से देखकर थॉमस समझ गया कि ब्लैक का परिवार शायद इस अनहोनी से नहीं बच पाएगा, लेकिन उसे अपनी आत्माओं को देखने की शक्ति को छिपाना भी पड़ा ताकि वे दुष्ट आत्माएं उसे पहचान ना ले और वहीं उसे मार न डाले। कमरे से बाहर निकलते वक्त उसने ब्लैक को जल्दी से जल्दी इस कस्बे को छोड़ देने की सलाह दी और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर लौटने के लिए निकल पड़ा। पर रास्ते में अचानक चारों दर्दनाक चीखों की आवाजें आने लगी। देखा कि एक निर्दोष महिला नंगे पांव बीच पर भाग रही थी और उसके पीछे दौड़ रही थी दो भयंकर काली शैतानी कुत्तियां। महिला मदद के लिए चीख रही, लेकिन तभी वे कुत्ते उस पर झपट पड़े। फिर कुछ गोलियों की आवाज आई और माहौल एकदम शांत हो गया। जब थॉमस मौके पर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी। वहां एक बंदूकधारी गंजा आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठा पछता रहा था। वह कह रहा था कि वह लड़की को बचाना चाहता था, लेकिन गोली गलती से उसे लग गई। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई, पर अजीब बात यह थी कि निक, जो कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड, बिल्कुल भी दुख नहीं लग रहा था, बल्कि वह गंजा आदमी ही एक कोने में बैठा लगातार रो रहा था, जैसे कोई बहुत गहरी दहशत उसे जकड़ चुकी हो। थॉमस तुरंत कहा कि वह उन कुत्तों को पहचानता है। वे उसी सूट पहनने वाले आदमी की थी जो दुष्ट आत्माओं से घिरा हुआ था। पुलिस प्रमुख ने यह सुनकर संदिग्ध की तस्वीर निकाली और ऑफिसर साइमन को जांच में लग दिया। थॉमस ने पुलिस प्रमुख को एक उपहार भी दिया क्योंकि उसे पूर्वाभास था कि वह किसी मुसीबत में पड़ सकता है। पर रास्ते में अचानक ऑफिसर साइमन सामने आ गया। उसे यह नहीं पता था कि थॉमस के पास आत्माओं से संपर्क करने की शक्ति है। वह सोच रहा था कि थॉमस महज अनुमान के सहारे सभी को परेशान कर रहा है और अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। बातचीत के दौरान थॉमस की गर्लफ्रेंड ने साइमन की बाह पर एक रहस्यमयी चिन्ह देख, लेकिन साइमन ने उसकी बात को टाल दिया। घर लौटते ही थॉमस को जमीन पर एक पिस्तौल मिली और बाथरूम में एक लाश पड़ी थी जिसकी पीठ में गोली लगी थी। वह देखकर हैरान रह गया कि वह शख्स और कोई नहीं बल्कि वही सूट पहन वाला आदमी था जो काफी समय से गायब था। साफ था कि कोई थॉमस को फंसाना चाहता ताकि वह इस रहस्य की तह तक ना पहुंच सके। अगर वह पुलिस को फोन करता तो उसी वक्त उसे हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता। इसलिए थॉमस ने एक चादर लेकर लाश को ढकने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे महसूस हुआ कि शरीर पूरी तरह सख्त हो चुका था, मतलब मरने को बहुत समय हो चुका था। तभी उसे याद आया कि चर्च में पुलिस प्रमुख ने बताया था कि उस आदमी के फिंगरप्रिंट नहीं मिले थे और वह कई महीनों से कस्बे में नहीं देखा गया। अब जाकर थॉमस को समझ आया कि अब तक जो वह देख रहा था वह दरअसल उस सूट वाले आदमी की आत्मा थी। लेकिन सवाल यह था कि वह मर चुका होने के बावजूद उसे क्यों सताना चाहता। सवालों का अंबार उसके मन में था, पर अब समय नहीं था। वह जल्दी से लाश को दूसरी मंजिल से नीचे फेंकता है, फिर उसे उठाकर कार की डिक्की में डालकर एक सुनसान जगह की ओर निकल पड़ता है। एक पुरानी जेल, वहीं एक कोने में वह लाश परिमेसान को छिपा देता है। पर लौटते वक्त उसे शहर की गलियों में भटकती अनगिनत दुष्ट आत्माएं दिखती हैं। यह आने वाली तबाही का साफ संकेत था। थॉमस पुलिस प्रमुख के घर पहुंचा, लेकिन वहां पुलिसकारों की भरमार थी। पता चला कि किसी ने दरवाजा खटखटाने पर जैसे ही पुलिस प्रमुख ने दरवाजा खोला, उसके सीने पर 3 गोलियां दाग दी। थॉमस अस्पताल पहुंचा, जहां उसे ऑफिसर निक ने बताया कि संभवतः हमला करने वाला कोई दल का विश्वासघाती था। सौभाग्य से थॉमस द्वारा दिया गया हार्ट प्रोटेक्टर 2 गोलियों को रोक सका और तीसरी जानलेवा नहीं थी। लेकिन अब पुलिस प्रमुख भी मदद नहीं कर सकता था। थॉमस ने फिर से सूट वाले आदमी के घर जाकर उसके कंप्यूटर से सुराग खोजने की ठानी। तभी फ्रिज से अजीब आवाज आई। जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर तिलछट्टे थे और खाने के डब्बों में दर्जनों लड़कियों के दांत। उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि वह पागल आदमी का घर तुरंत छोड़ दे, पर जैसे ही थॉमस ने फ्रिज बंद किया, सूट वाले आदमी की आत्मा सामने आ गई। घर हिलने लगा, चीजें हवा में उड़ने। वह मुश्किल से खुद को बचाते हुए बाहर कूदा। तभी गैस लीक के कारण विस्फोट हुआ और आत्मा खत्म
हो गई। थॉमस ने वापसी के रास्ते में महसूस किया कि उसने एक बड़ा सुराग मिस कर दिया है। वह फिर से जेल गया और सूट वाले लाश के घाव पर एक पीओडी नामक चिन्ह देखा, जो ठीक वैसा ही था जैसा ऑफिसर साइमन वहां पर था। अब सच सामने था। साइमन और निक दोनों इस योजना के साथी थे। थॉमस ने अपनी शक्ति से साइमन की लोकेशन ट्रैक की। उसे पता चला कि अगला हमला उसकी गर्लफ्रेंड के मॉल में होने वाला है। वह तुरंत मॉल पहुंचा और देखा कि वहां वही कपड़े पहने लोग हैं जैसे ब्लैक मी के सपने में, और वहां ब्लैक माइन और उसके बच्चे भी थे। थॉमस ने उन्हें फौरन भागने को कहा, लेकिन अब दृश्य वही था जो सपने में देखा गया था। कत्लेआम का समय आ गया था। एक कोना खुला और वहां से हजारों दुष्ट आत्माएं बाहर निकल आई। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, पर थॉमस सब देख पा रहा था। जैसे ही एक महिला की चीख गूंजी, लोग घबरा कर भागने लगे, पर मॉल को अंदर से बंद कर दिया गया। और तभी हमलावर ने भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पर उसे गोली के चलने के बाद न केवल वह बदमाश बच गया, बल्कि पूरी तरह से उग्र हो गया। थॉमस गर्लफ्रेंड जिस कोल्ड शैडो हॉल में थी, वह भी इस हमले की चपेट में आ गई और उस पर भारी गोलाबारी होने लगी। हालात को बिगड़ता देख थॉमस ने फिर से निशाना साधा और ट्रिगर दबाया, पर 2 गोलियों के बावजूद वह सिर्फ बदमाश के कंधे के कपड़े फाड़ सका। इविल स्पिरिट को यह बात भांप गई कि थॉमस के पास अब सिर्फ एक ही गोली बची है। वे तुरंत उस पर टूट पड़े, उसे जकड़ने लगे ताकि बदमाश को गोली रीलोड करने का समय मिल जाए। लेकिन उन्होंने थॉमस की अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की जिद को कम आका थॉमस ने बदमाश को मार गिराया और फौरन बंदूक फेंक कर कोल्ड शैडो हॉल की तरफ दौड़ पड़ा। खुशकिस्मती से उसकी गर्लफ्रेंड पूरी तरह सुरक्षित थी, बस बिखरी हुई आइसक्रीम उसके कपड़े गंदे हो गए। थॉमस जब उसे सांत्वना देने आगे बढ़ा तो अचानक उसे निक की गर्लफ्रेंड की आत्मा दिखाई दी, चेतावनी दे रही थी कि खतरा अभी टला नहीं है। थॉमस ने मुड़कर देखा तो पाया कि मौत को खाने वाले इविल स्पिरिट अभी भी मॉल के आसपास मंडरा रहे थे, और फिर वे अचानक भूमिगत पार्किंग की ओर चले गए और गायब गए। आगामी तबाही को रोकने के लिए थॉमस ने तुरंत बदमाश का नकाब उतारा। तब उसे पता चला कि यह वही गंजा आदमी था जिसने पहले निक की गर्लफ्रेंड की झूठी हत्या का नाटक किया। इससे यह साफ हो गया कि असली मास्टरमाइंड साइमन अब तक सामने नहीं आया है। थॉमस आत्मा के निर्देशों का पालन करते हुए बेसमेंट में पहुंचा, जहां उसने देखा कि साइमन एक इत्र की वैन से टकराकर गायब हो गया। थॉमस तुरंत उसका पीछा करता हुआ वैन का दरवाजा खोलता है और चौंक जाता है जब देखता है कि वैन में बमों का ढेर है और ब्लास्ट के लिए सिर्फ 3 मिनट शेष है। अब जब थॉमस को सच्चाई का पता चल गया, इविल स्पिरिट्स ने तुरंत साइमन पर कब्जा कर लिया और थॉमस पर गोलियों की बौछार कर दी। थॉमस को सोचने का समय नहीं मिला। वह तुरंत वैन का दरवाजा बंद कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक गोली उसकी बाहरी त्वचा छील जाती, मगर उसे यह अंदाजा नहीं था कि साइमन ने पीछा नहीं। वह वैन के दरवाजे से लटक गया और फिर से गोली चलाने की कोशिश की। शुक्र है कि थॉमस ने समय रहते घातक गोली से खुद को बचा लिया। हालांकि गोली उसकी खोपड़ी को छूती हुई निकल गई। गुस्से में बौखलाया साइमन ड्राइवर सीट तक पहुंचने की कोशिश करता है। थॉमस ने बम फटने का समय गिनते हुए जैसे ही देखा कि साइमन बंदूक उठा रहा है, उसी पल दरवाजा खोलकर नीचे कूद गया। साइमन, जो अब इविल स्पिरिट के कब्जे में था, कुछ समझ ही नहीं पाया और अगले ही पल वह वैन समेत सूखे नदी तल में गिर पड़ा। विस्फोट लहरें पूरे नदी मार्ग में फैल गई और भागने में असमर्थ सभी इविल स्पिरिट्स को निगल गई। इस तरह छोटे से कस्बे का संकट हमेशा के लिए समाप्त हो गया। थॉमस की चेतना तब लौटी जब वह अस्पताल में आंखें खोलता है। वह पाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड चुपचाप उसके पास बैठी है। उसका दिल एक भावुक गर्माहट से भर गया। थॉमस को इस बात की कोई परवाह नहीं कि उसे कस्बे को बचाने के लिए कोई सराहना मिले या नहीं, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी बात यही थी कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमेशा रह सके। पर यह शांत और प्यारा जीव ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। एक दिन शेरफ अचानक उसके दरवाजे पर आया और कहा, थॉमस, तुम अब और ऐसे नहीं रह सकते। अब समय आ गया है सच का सामना करने का। प्रिय, उसने अंततः अपना वजन कम कर लिया है। इस हल्की सी बात ने थॉमस को फिर से ठंडी सच्चाई में लौटा दिया। उसने नम आंखों से अपनी गर्लफ्रेंड और देखा, जिसकी कमीज पर अब भी ताजा खून के धब्बे। यह साफ था कि उस दिन वह भी बदमाश के हमले से नहीं बच सकी। थॉमस ने अब तक खुद को यह झूठ बोलकर तसल्ली दी थी कि वह जीवित है। उसकी यह जिद उसकी गर्लफ्रेंड आत्मा को इस दुनिया से जाने नहीं दे रही थी और उसे प्यार के इस पिंजरे में बांधकर कस्बे में रोके रखा गया था। भले ही थॉमस को यह स्वीकार करना कठिन था, पर सच्चाई यही कि उसकी गर्लफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं थी। शायद उनकी किस्मत में साथ रहना लिखा ही नहीं था, मगर थॉमस कभी भी उन बिताए गए खूबसूरत पलों को नहीं भूलेगा। उसने वादा किया कि वह अगली जिंदगी में भी उसे ढूंढ निकालेगा, चाहे उन्हें फिर से प्रेमी बन का मौका ना मिले। वह उसे हमेशा चुपचाप संरक्षित करता रहेगा। कहानी के अंत में उसकी गर्लफ्रेंड की आत्मा को शांति मिल गई और वह थॉमस की निगाहों के सामने तितलियों में बदलकर प्रेम की दुनिया की ओर चली। और थॉमस उसने छोटे कस्बे को छोड़कर अपनी आत्मा देखने की शक्ति के जरिए गर्लफ्रेंड के पुनर्जन्म के चिन्ह ढूंढने की यात्रा शुरू की, चाहे उसे हजारों नदियां पार करनी पड़े या लाखों रात।